हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआर कोचिंग। दिस इज़ रोहित। आज हम बायोलॉजी का हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन लेसन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सीधे। हेरेडिटी तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो जाती है वो जीन्स के थ्रू पहुंचती है, जीन्स क्रोमोसोम्स के थ्रू। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है एक्सेप्ट फॉर वायरसेस। तो हेरिडिटी क्या है बेसिकली? तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी का स्टडी क्यों करना है हमें? तो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। तो जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं उनके डायग्नोसिस या प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए इसका स्टडी ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप हाइब्रिड एनिमल्स या प्लांट्स के वैरायटीज़ बनाने के लिए भी इस स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। अब हेरिडिटी में तीन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तीन प्रोसेसेस बेसिकली जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस by which the information in a strand of DNA is copied into a new molecule of messenger RNA। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता ये है कि डीएनए स्ट्रैंड में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो mRNA के मॉलिक्यूल में कॉपी की जाती है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र की जा सके, ट्रांसमिट की जा सके। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं इमेज में डीएनए स्ट्रैंड जो है इससे इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए के स्ट्रैंड्स पे कॉपी की जाती है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल abnormality in which a chromosome breaks and a portion of it reattaches to a different chromosome। तो ट्रांसलोकेशन में होता ये है कि किसी क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन होता है एंड उस ब्रेकडाउन होने के बाद उस क्रोमोसोम का एक पोर्शन जो है वो किसी और क्रोमोसोम से, अलग क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। दिस इज ट्रांसलोकेशन। एंड थर्ड वन इज ट्रांसलेशन। ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल टू अ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ट्रांसलेशन में होता है ये बेसिकली कि मैसेंजर आरएनए का जो भी मॉलिक्यूल है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसफ़र होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। अमीनो एसिड्स बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। देन वी हैव म्यूटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन स्पीसीज। तो स्पीसीज में अलग अलग वेरिएशंस जो होते हैं जेनेटिक, उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये हमें जनरल आइडिया देते हैं कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होता है। सो नेक्स्ट थिंग इज एवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution। तो एवोल्यूशन जो बेसिकली है वो कई सारे जनरेशन्स के टाइम स्पैन में होता है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसमें चेंजेस जो है वो बहुत ग्रेजुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की अगर बात करें तो अगर आप इंटरनेट पे इमेजेस देखते हैं निएंडरथल्स या होमो इरेक्टस के एंड फिर जो करंट ह्यूमंस हैं, लिविंग ह्यूमंस, उनको अगर देखते हैं तो उन सब में कुछ चेंजेस हैं। ये चेंजेस ओवर द
ईयर्स फॉर्म होते हैं ओवर द जनरेशंस, बहुत स्लो प्रोसेस होता है. Then theory of evolution. According to this theory, first living material protoplasm जो अर्थ पे प्रोड्यूस हुआ या फिर एटलीस्ट जो हमें पता है अभी तक, has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organism was formed. Gradually, changes occurred in the unicellular organism from which larger and more complex organisms were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of all the changes is at most 300 crore years. तो प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फिर धीरे धीरे उनसे मल्टीसेलुलर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म हुए, इस सारी प्रोसेस को करीब करीब 300 करोड़ साल लग गए. तो क्योंकि अब हम थियरी ऑफ इवोल्यूशन सीख रहे हैं, उसके लिए कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हम साइंस सीख रहे हैं. साइंस में कोई भी चीज़ ऑन फेथ नहीं ली जाती, एविडेंस ज़रूरी होता है. तो एवोल्यूशन सच में हुआ, इसके लिए कुछ एविडेंसेस हम कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. These are similarities among animals of different species as well in different plants. तो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे इमेज देखेंगे, सॉरी, तो इस इमेज में आप एनिमल्स देख रहे हैं. ऑल्दो ये 3 अलग स्पीसीज़ हैं, फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे स्ट्रक्चर. या फिर अगर आप प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में भी सिमिलर आप लीव्स के शेप्स या फिर वेन स्ट्रक्चर, ये सब आपको सिमिलर मिलेंगे. ये हुआ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कि एट सम पॉइंट ये सब एनिमल्स किसी एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है या फिर सारे प्लांट्स भी. Next thing is anatomical evidences. If you observe the bone structure in given images, अगर ये bone structure आप observe करते हैं, there are similarities in bone structure and bony joints. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. तो ये अलग अलग एनिमल्स के बोन्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर्स ऑफ वेल या फिर पेटेजियम ऑफ पैट, ये सारे अलग अलग स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं, फिर भी स्ट्रक्चरली उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जैसे बोन स्ट्रक्चर या फिर जॉइंट्स जो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो करंट जनरेशन में उस ऑर्गेनिज्म के किसी काम के नहीं है. स्ट्रक्चर्स दैट हैव नो अपरेंट फंक्शन एंड अपीयर टू बी रेसिडुअल पार्ट्स फ्रॉम अ पास्ट एंसेस्टर कॉल्ड वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल के लिए इसमें हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस में अपेंडिक्स होता है या फिर टेल बोन होता है. देन पेल्विक बोन होता है स्नेक्स में. फ्लाइटलेस बर्ड्स में विंग्स होते हैं, जैसे इमो या फिर ऑस्ट्रिच. उसके बाद देखते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. द स्टडी ऑफ लाइफ इन पास्ट जियोलॉजिक टाइम इज द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन ऑफ एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एंड देयर एसोसिएटेड एनवायरनमेंट्स. तो पैलियोंटोलॉजी बेसिकली पास्ट जियोलॉजिकल टाइम में या प्री हिस्टोरिक लाइफ में जो एनिमल्स या वो एनिमल्स जिस एनवायरनमेंट में रहते थे उसका स्टडी होता है पैलियोंटोलॉजी. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो फॉसिल्स होते हैं बेसिकली उनका स्टडी होता है. ये रिमेन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. तो हज़ारों लाखों साल पहले जो अंडरग्राउंड बरी हो गए ड्यू टू सम कैलेमिटी या फिर किसी और रीज़न की वजह से,
उनके रिमेन्स जो अंडरग्राउंड रह गए हैं उनका स्टडी किया जाता है इसमें। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब इनका स्टडी करके कैसे पता करते हैं कि कौन से टाइम से बिलोंग करता है, या ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस से। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ। तो कार्बन सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, बट उनका कंजम्पशन बंद हो जाता है जब उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद C14 कार्बन 14 जो है वो डीके होने लगता है स्लोली, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। वेयर एज कार्बन 12 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, इसलिए वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स जो रेशो है कार्बन 14 टू कार्बन 12 का, वो ओवर द टाइम चेंज होने लगता है। तो आप अगर ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, तो ग्राफ में आप ऑब्जर्व करेंगे कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म 100% जो कार्बन 14 है वो ओवर टाइम ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे कार्बन 14 कंटेंट डिक्रीज होता जाएगा। एंड ऐसे ही पता करते हैं कि फिर कितना पुराना था वो ऑर्गेनिज्म। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड. It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. Once the age of fossil has been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम इस कंक्लूजन पे भी आते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो एट सम पॉइंट इवॉल्व हुए इनवर्टिब्रेट से। नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस इज कनेक्टिंग लिंक्स. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence they are called as connecting links. तो बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दो अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर ट्रेट्स कंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल पेरिपेटस, जिसमें एनिलिड्स एंड एंथ्रोपोडा के बीच के फीचर्स होते हैं, इसलिए उसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं उन दोनों के बीच का. नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस इज एम्ब्रियोलॉजिकल. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के लिए हम ये इमेज पे ध्यान देंगे 2 मिनट. तो आप यहाँ पे 4 अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज देख रहे हैं, फिश, रेप्टाइल, बर्ड एंड ह्यूमन. तो ऑल्दो ये चारों ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज बहुत अलग हैं, एम्ब्रियोज में काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं. सो फ्रॉम ऑब्जर्विंग दिस इमेज वी कैन सी दैट दीज एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज़ ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस, but the similarities decrease gradually. These similarities in initial stages indicate the common origin of all animals. तो ये similarities indicate करते हैं कि ये सारे organisms at some point किसी एक ही ancestor से start हुए. Darwin's theory of natural selection. According to Darwin, all organisms compete with each other in life-threatening manner. In this competition, only the organisms sustain which show the modifications necessary for winning the competition. Natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. तो डार्विन जो है, जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रोपाउंड की थी, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी भी रखा था. उनके हिसाब से सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से compete करते हैं टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट. सो इस कंपटीशन में वही ऑर्गेनिजम्स सस्टेन कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मॉडिफाई होने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं. इसके साथ ही नेचुरल सिलेक्शन भी एक पार्ट प्ले करता है, जिसके हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स
टाइमली मैनर में एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते हैं वही ज़िंदा रह सकते हैं और बाकी सारे डिके हो जाते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सो इस थियरी पे बहुत से ऑब्जेक्शंस भी हैं, उन ऑब्जेक्शंस के लिए रीजंस क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। नेचुरल सिलेक्शन ये एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है एवोल्यूशन के लिए। सेकंड इज डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। इसके अलावा डार्विन ने यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रखा था उस थियरी में। एंड थर्ड इज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में इमीडिएट चेंजेस आते हैं और कुछ में बहुत स्लो। तो ऐसे क्यों होता है उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं रखा था। नेक्स्ट थिंग इज लमार्किज्म। तो जॉन बैप्टिस्ट लमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन में। फॉर द रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के पीछे रीज़न ये होता है कि या तो वो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव है या इनएक्टिव या फिर लेजी है। सो ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो लमार्क का मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंगली उनकी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल जिराफ जो है उसकी गर्दन लंबी होती है क्योंकि वो बहुत टॉल ट्रीज़ के लीव्स खाने की कोशिश करता है। या फिर लोहार के शोल्डर्स स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो वैसे काम करते हैं ज़्यादा। या फिर विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले, ईमू और ऑस्ट्रिच के विंग्स होते हैं बट वो उड़ नहीं सकते क्योंकि एक्टिविटी नहीं रही फ्लाइंग की उनके पास। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। तो ऑर्गन्स जो एक्टिविटीज़ के थ्रू एफिशिएंट बनते हैं या फिर डिजनरेट होते हैं ना यूज करने की वजह से, ये साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था। बट इसका जनरेशनल कोई इफ़ेक्ट होता है ये थियरी सब ने रिजेक्ट कर दी। उसका रीज़न ये था कि कई मॉडिफिकेशंस जो थे जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं वो लेमा की थियरी के अगेंस्ट प्रूव हो रहे थे। नेक्स्ट इज स्पीसिएशन। Speciation is how a new kind of plant or animal species is created. It occurs when a group within a species separates from other members of its species and develops its own unique characteristics. तो स्पीसिएशन में एक ही स्पीसी के ग्रुप्स जब डिवाइड हो जाते हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, अगर उनके एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं एंड एक अलग स्पीसी क्रिएट होता है। दिस इज़ कॉल्ड स्पीसिएशन। तो एग्जांपल के लिए एक फिंच बर्ड का एग्जांपल लेते हैं हम। ये डायग्राम अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली एक ही स्पीसी से 3 स्पीसीज फॉर्म हुए ड्यू टू देयर हैबिटेट एनवायरनमेंट। So different species of these birds live on different islands located in Pacific Ocean. तो ये पैसिफिक ओशन के ही अलग अलग आइलैंड्स पे रहते हैं बट उनके हैबिटेट के हिसाब से उनके बीक्स जो है वो चेंज हो गए। लास्ट टॉपिक इस लेसन का है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इस टॉपिक
को अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले आपकी चार्ट देखेंगे जो आपकी बुक में भी है। आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर्स, जो कि 7 करोड़ साल पहले कुछ हुआ था, मंकी लाइक एनिमल्स कॉल्ड लेमर्स डेवलप होने लगे, इवॉल्व होने लगे। दीज एनिमल्स इन अफ्रीका डेवलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन। तो वो डेवलप हो रहे थे क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा था, बिगर हो रहा था। देयर हैंड्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड थस एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व। तो इन्हीं लेम्यूर से एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए। मीनवाइल दीज एप लाइक एनिमल्स रीच्ड साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिबॉन एंड ओरेंगुटान। ये एप लाइक एनिमल्स धीरे धीरे साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुँचे, वहाँ तक आने तक उनका इवोल्यूशन हो गया इनटू गिबन्स एंड ओरेंगुटान्स। रेस्ट ऑफ द एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। बाकी सारे जो एप लाइक एनिमल्स थे वो अफ्रीका में रह गए एंड उनसे फिर गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज इवॉल्व हुए करीब 2.5 करोड़ साल पहले। Those apes started to live on land. So before this, all the ape-like animals used to stay on trees. But अब ये apes जो है वो land पे रहने लगी as the forest started to decline due to dry environment. तो क्योंकि forest dry environment की वजह से decline हो रहे थे, वो land पे रहना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके साथ ही उनका लंबर बोन्स जो हैं वो डेवलप हुए, मिडल बैक, लो बैक बोन्स, एंड इसकी वजह से वो स्ट्रेट खड़े होने लग गए। अब इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये हुआ उनको कि उनके हाथ जो है वो फ्री हो गए कुछ और काम करने के लिए। सो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल in grasslands, the first record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus spithicus, ape from East Africa. This ape evolved, grew in size, became more intelligent about 40 lakh years ago. About 20 lakh years ago, human-like morphology started to appear in the member of genus Homo. तो कुछ 20 लाख साल पहले ह्यूमन लाइक मॉर्फोलॉजी यानी कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर दिखना शुरू हुआ इन द जीनस होमो। यही से स्टार्ट हुआ होमो हैबिलिस। अराउंड 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमंस वॉकिंग विथ इरेक्ट स्पाइन वॉज इवॉल्व्ड, उसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डेवलपिंग ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स and he also discovered fire. Brain of 50,000-year-old man had been sufficiently evolved to be called wise man, Neanderthal. उसके बाद Cro-Magnon was evolved about 50,000 years ago, and about 10,000 years ago man started agriculture, rearing cattle or cattle herds and established cities. तो ये था लेसन। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप विक्रम सर या मेरे पास आपके डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।